Hello everybody, myself Sunita Sharma. Today we will discuss 10th class history chapter first topic the French Revolution and the idea of nation. कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था किस टाइप से फ्रेंच आर्टिस्ट जो फ्रेडरिक सॉरी था उसने एक प्रिंट बनाया था और उसमें उसने बताया था कि फ्यूचर का वर्ल्ड किस टाइप से होने वाला है और जो है मोनार्की है किस तरह से ख़त्म हो जाएगी, कैसे कैसे नेशन स्टेट्स बन जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस टाइप से फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, क्या क्या वहाँ पर चेंजेज आए। तो यहाँ पर बताया गया है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही जो रेवोल्यूशन हुई थी, क्लियर एक्सप्रेशन हुआ था नेशनलिज्म का, सबसे पहले 1789 में आया था। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज फुल फ्लैग टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। 1789 से पहले फ्रांस के ऊपर किसका रूल था? एक मोनार्क का रूल था। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब होता है निरंकुश शासक। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऐसी सत्ता, ऐसा शासक जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो। तो एब्सोल्यूट मोनार्क का वहाँ पर रूल था फ्रांस के ऊपर। कब? 1789 से पहले। तो उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कैम इन दी वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू ट्रांसफ़र सोवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की। तो इसमें बताया गया है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम फ्रांस के अंदर क्या हो गया था, क्या ट्रांसफ़र हो गई थी, जो ट्रांसफ़र ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम दी मोनार्की। वहाँ पर क्या आ गई थी? मोनार्की से सोवर्जिनिटी आ गई थी और टू ए बॉडी ऑफ फ्रांस सिटीजन्स, इसको लीड कर रहे थे फ्रांस के सिटीजन्स ही। तो रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। इसका पता है कि लोगों ने अपने भाग्य को किस तरह से बनाया वहाँ पर फ्रांस के अंदर। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग्स द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंगस द फ्रेंच पीपल। तो इसमें बताया गया फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, यानी कि स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कुछ वेरियस मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे। किसके लिए? कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट दी फ्रेंच। जो फ्रांस के लोग थे उनके बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि उनमें एकता की भावना आ जाए। तो एकता से हमारे यहाँ पर जब नेशनल मूवमेंट हुआ था वहाँ पर खादी को बनाया था एकता का प्रतीक। तो यहाँ पर भी जो लोग हैं फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को बनाया, ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से कि जो उनमें एकता की भावना आ जाए। तो कौन कौन से वो थे, आपका क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसमें आ जाएगा कि व्हाट मेजर्स, ठीक है, व्हाट मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा। क्वेश्चन हमारा बनेगा व्हाट मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट, या राइट द मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट दी फ्रेंच पीपल। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, तो व्हाट मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, यहीं से क्वेश्चन बनेगा हमारा पूरा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट आ जाएगा? सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? द आइडियाज ऑफ लॉ पैट्रिक एंड लॉस्टियन emphasize the nation of a united community enjoy equal constitution। उन्हें कौन कौन से आइडियाज़ बताए थे? लॉ पैट्रिक का मतलब होता है फादरलैंड, ठीक है ना, पितृभूमि और नागरिकता के जो अधिकार हैं वो लोगों को उन्होंने बताए, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बताया था? ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, ठीक है, जो नया झंडा था, कौन सा? न्यू फ्रेंच फ्लैग। द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। उन्होंने एक नया फ्लैग चूज किया जो ट्राई कलर था। किसकी जगह पर? जो पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड, जो पहला वाला जो वहाँ पर वो था उनका झंडा, उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया था? एक ट्राई कलर को चूज किया था। ये भी कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए ही था कि हम फ्रांस के सिटीजन से, हम सब एक हैं। फिर और क्या हुआ था वहाँ पर? दी स्टेट्स जनरल, हमने 9th में भी पढ़ा है चैप्टर की स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती थी वहाँ पर फ्रांस के अंदर, है ना। तो स्टेट्स से 3 स्टेट्स के अंदर जो फ्रांस की सोसाइटी वो डिवाइड थी और वहाँ इलेक्टेड उसका इलेक्शंस वगैरह होते थे। तो इन्होंने क्या किया था? फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, जो वहाँ के एक्टिव सिटीजन्स उसको माना जाएगा,
जो एक्टिव पैसिव 2 टाइप के सिटीजन्स थे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक्टिव सिटीजन्स होते हैं, उनको राइट टू वोट होता था, उनके पास प्रॉपर्टी होती थी, एरिस्टोक्रेसीज वगैरह, मतलब वो अमीर लोग होते थे कुछ इस टाइप से वहाँ पर, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो स्टेट्स जनरल है उसको उसका जो इलेक्शन है किसके द्वारा हुआ था यहाँ पर, बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है ना। जो वहाँ के एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने स्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ था, और उसको रीनेम कर दिया था। रीनेम क्या दिया था, नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल, जो पहले स्टेट जनरल लंबे प्राचीन टाइम से चला रहा था, उसका नाम उन्होंने नेशनल असेंबली रख दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द स्टेट्स जनरल रीनेम, तो क्या नाम दिया गया था उसको, नेशनल असेंबली। और किसने इलेक्ट किया था इसको, एक्टिव सिटीजन्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा वेरी शॉर्ट भी बन रहा है यहाँ से निकल करके। फिर उसके बाद क्या आया था, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ठीक है, हाइम्स कंपोज की गई थी। ऑथ्स टेकन, कस्में ली गई, शपथ ली गई। मार्टियर्स, मार्टियर्स का मतलब होता है जो वो शहीदों का गुणगान करना, कमोमरेटेड, शहीदों का गुणगान किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, और ये सारा किसके नाम पर था, राष्ट्र के नाम पर था। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो वहाँ पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। वॉज पुट इन दी प्लेस एंड फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी के लिए समान, यूनिफॉर्म लॉज का मतलब होता है समान कानून सभी के लिए बनाए गए इट्स टेरिटरी के अंदर, फ्रांस के अंदर। और इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ वर एबॉलिश, जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो सारी एबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है। सारे 6-7 पॉइंट्स बन जाएंगे आप, ये सारा आंसर बन रहा है इसका। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वॉज अडॉप्टेड, और वेट और मेजरमेंट का जो समान सिस्टम है वो लगाया गया, लागू किया गया। रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज, जो रीजनल डायलैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, रीजनल डायलैक्ट्स का मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच, जो फ्रांस थी उस टाइम, फ्रेंच जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, बिकम द कॉमन लैंग्वेज। तो व्हाट वाज बिकम कॉमन लैंग्वेज इन फ्रांस, तो आप ये आंसर आ सकता है वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो कौन सी कॉमन लैंग्वेज बनी थी उस टाइम पर, फ्रेंच बनी थी, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। और जो रीजनल डायलैक्ट्स थे उस टाइम पर, रीजनल डायलैक्ट्स का मतलब होता है जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं उनको डिस्करेज किया गया, कोई नहीं बोलेगा, फ्रांस ही बोलेगी, फ्रेंच को ही वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशंस टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म। उन्होंने कहा कि हम ही लोगों को डेस्पोटिज्म से मुक्ति दिलवाएंगे, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, कि हम ही यूरोप के जो अगर लोग हैं उन सबको नेशन बनने में, राष्ट्र राज्य बनने में हम उनकी हेल्प करेंगे। When the news of events in France reached the different cities, फ्रांस के अंदर जो इवेंट हुई, ये न्यूज़ जब डिफरेंट सिटीज़ में पहुंचा तो क्या क्या हुआ, वहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी जो वहाँ स्टूडेंट्स वगैरह थे, मिडिल क्लासेस वगैरह थे, उन्होंने सारे के सारे उन्होंने क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। पार्टीज, जैसे हमारे यहाँ पर पार्टियाँ होती हैं, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसे उन्होंने अपनी अपनी पार्टियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन लोग थे जिन्होंने पार्टियों को फॉर्म किया था, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, में स्टूडेंट्स होते थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उन्होंने क्या कर दिया था, बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, जैकोबिन क्लब्स में वो शामिल होने लगे। सर एक पार्टी का नाम है जैकोबिन क्लब, ठीक है। और देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेनिंग्स प्रिपेयर्ड द वेज टू द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, और जो फ्रांस की जो सेना थी वो कहाँ तक पहुँची थी, उनको क्या रास्ता मिल गया उनकी एक्टिविटी से कि वो हॉलैंड तक पहुँची। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, मच ऑफ इटली, 1790s तक वो सारे के सारे कहाँ तक उन्होंने स्प्रेड कर दिए आइडियाज़, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरीज वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड, और जो फ्रांस की आर्मी थी उन्होंने पूरे अपने इस आइडिया को अबॉर्ड, इनकी विदेशों में भी दूसरी जगह पर उन्होंने इस आइडिया को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। within the wide swath of territory that came under the control, Napoleon set about the introducing many of reforms। अब इसमें नेपोलियन के बारे में बताया गया है।
कि किस टाइप से नेपोलियन ने वहाँ पर कई रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। जो फ्रांस में कुछ तो ऐसे भी किए थे उसने जो फ्रांस में ऑलरेडी पहले से इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे, कुछ उसने नए सुधार भी किए थे। इसमें बताएंगे, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि नेपोलियन ने क्या क्या वहाँ पर रिफॉर्म्स किए थे। व्हाट मेजर इंट्रोड्यूस बाय द नेपोलियन, या नेपोलियन कोड जो 1804 है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डेस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का, कि हु डेस्ट्रॉय, क्वेश्चन बना है हमारा यहाँ पर, हु डेस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आ गई थी, जैकोबिन क्लब आया था, ठीक है, और जो वहाँ पर लुई 16 है उसको मार दिया गया था। तो उसके बाद वहाँ पर क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन बाद में फिर दोबारा नेपोलियन ने इसको डेस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है ना। किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। 1 मार्क्स का यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर उन्होंने और क्या क्या किया था नेपोलियन ने, वहाँ पर उसने एक सिविल कोड, ठीक है ना, दी यहाँ से दी सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज दी नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड है 1804 को, उसको किसके नाम से जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो उसने क्या क्या इसमें बताया था, नेपोलियन ने क्या क्या किया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा। नेपोलियन ने फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बन जाएगा, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि आपने पढ़ा होगा फ्रांस के अंदर बहुत सारे विशेष अधिकार थे लोगों के पास, प्रिविलेजेस थे जो जन्म से उनको मिले थे, वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, समाप्त कर दिए। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर कानून के सामने उसने क्या, समानता की स्थापना करी। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया था नेपोलियन ने, पहले प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया सारा। और दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड द रीजन अंडर फ्रांस कंट्रोल इन दी डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया उसने। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम को उसने एबॉलिश कर दिया, कि जो किसान थे उनको ज़मीनें दे दी। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, जो सर्फडम, ठीक है ना, और जो सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज़ थे, टैक्स वगैरह होते थे, इनको भी आज़ाद कर, मतलब किसान थे उन्हें आज़ाद कर दिया, तुम्हें कोई सर्फडम नहीं देना, कोई तुम्हें ड्यूज़ नहीं देने। और इन द टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, वहाँ पर पहले गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी टाउन्स के अंदर, गिल्ड्स बनी हुई थी जो व्यापारी थे उनकी, उसको भी रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया उन्होंने। पीजेंट, आर्टिसियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, जो वहाँ पर जो लोग थे, जो पीजेंट से बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक नई फ्रीडम, नई आज़ादी को एंजॉय किया। तो ये थे जो नेपोलियन ने सुधार करे थे फ्रांस के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 या 6 जो आपके पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और 1804 का जो कोड है उसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ था इसमें, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज, उनको जो कौन कौन थे, मैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इससे बहुत फैसिलिटेट हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म लॉ होगा, ठीक है, मतलब स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी। हाउएवर इन द एरियाज कंक्वर्ड दी reactions of the local population to French rules were mixed. Initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcome as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned, मतलब बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म हो गया था नेपोलियन के टाइम में कि अब ये आया है, मसीहा बनकर आया है, बहुत सारे यहाँ पर सुधार कर देगा, ठीक है, लोगों को लगने लगा था। बट ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, सारा का सारा जो लोगों का एंथुसियाज्म था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म कब हुआ, जो नेपोलियन की सेना ने खुद ही लोगों को परेशान करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, जिससे लोग बहुत उससे नेपोलियन से ही परेशान हो गए थे। और बाद में जो वाटरलू का वॉर हुआ था उसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था।
तो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।